जिनको साथ हमारे आना होगा वो आ जाएगा, तन्हा भी होंगे तो हमको कौन यहाँ खा जाएगा। मकसद जितना ऊंचा होगा उतनी राह कठिन होगी, डरना क्या, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार। अशोक रावत जी की ये पंक्तियां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के सत्ता संभालने के वक्त विपक्षी नेताओं के एक साथ मंच पर आने को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब है। विनम्र आमंत्रण के बाद भी घर के एसी में आराम फरमा रहे अखिलेश यादव बेंगलुरु नहीं पहुंचे। वो बेमौसम तेलंगाना, कोलकाता और चेन्नई पहुंचते थे। यह तब है जबकि उत्तर प्रदेश में वो 2017 से लगातार हर चुनाव हारते जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बचाया था। सीबीआई से केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कराकर 2019 के चुनाव में उनका इस्तेमाल बैकडोर से किया गया था। जब अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हैं तो मोदी को अच्छा लगता है। अखिलेश कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित शीर्ष केंद्र सरकार पर कोई हमला नहीं करते, उनके आगे नतमस्तक नजर आते हैं। जब कांग्रेस मोदी भाजपा पर हमला कर रही होती है तब अखिलेश खामोश हो जाते हैं, यहाँ कांग्रेस पर ही हमला करने लगते हैं। जब भी भाजपा मुस्लिमों दलितों पर हमला करती है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने के मामले सामने आते हैं तो वो खामोशी साध लेते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि अखिलेश की यह मजबूरी है या फिर कुछ और। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश वहां नहीं पहुंचेंगे। वहीं ममता बनर्जी कर्नाटक जाने का मन बना रही थी, मगर उसी वक्त उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का नोटिस पहुंच गया। उन्हें करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में आज ही तलब कर लिया गया था, जिससे वो भी वहां नहीं पहुंच पाई। ममता की मजबूरी भतीजे प्रेम है। वो उसको बचाने के लिए कई बार मोदी की तारीफ करते हुए भाजपा नेताओं पर हमले करती हैं। इससे उनके भी बेंगलुरु न पहुंच पाने का कारण समझा जा सकता है। बसपा की मायावती और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण नहीं दिया गया था। वजह विपक्षी एकता के प्रयासों के बावजूद उन्होंने कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के 209 प्रत्याशियों को उतार कर आक्रामक रैलियां कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया। उनके सभी प्रत्याशियों की न सिर्फ जमानत जब्त हुई, बल्कि उनके प्रत्याशी 1000 वोट का आंकड़ा भी नहीं जुटा सके। उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। वजह साफ है कि कर्नाटक की जनता लालच में नहीं फंसती। यही कारण था कि जब भाजपा नेताओं ने महंगे महंगे उपहार लोगों के घरों में भेजे तो लोगों ने उन्हें न सिर्फ वापस किया बल्कि भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। 2018 में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार के शपथ ग्रहण में भी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। तब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। समारोह में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई के सीताराम येचुरी, एनसीपी के शरद पवार, बीएसपी में से मायावती, आरएलडी से अजीत सिंह शामिल हुए थे। आज इसके बाद भी एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस के सहयोगियों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। उसके कुनबे में सीपीएम, सीपीआई सहित तमाम विपक्षी दल और जम्मू कश्मीर के सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं। वो पीडीपी भी साथ आ गई है, जिसके सहारे भाजपा वहां अपनी सरकार में थी। जो दल कांग्रेस के साथ पहले से ही है वो सभी दल भी वहां मौजूद थे। शपथ ग्रहण में 9 विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। इनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीतारमण येचुरी, एमके स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कमल हसन भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार सोनिया गांधी नहीं पहुंची। कर्नाटक कांग्रेस ने शपथ समारोह के लिए जिन्हें न्योता नहीं दिया, उनमें
भाजपा नेता अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल बीजेडी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, केरल के सीएम पी विजयन शामिल हैं। वजह, इन नेताओं ने सदैव कांग्रेस के विरोध के लिए भाजपा का साथ दिया है। यही नहीं, जब कांग्रेस और भाजपा में किसी एक को चुनने की बारी आती है तो ये भाजपा के साथ खड़े हो जाते हैं। केरल के सीएम पी विजयन को छोड़कर बाकी ये सभी कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर बने हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद अपने भाषण में ही कर्नाटक के लोगों से साफ कह दिया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही वो आप और हम जानते हैं। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था। उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनकी नफरत को हरा दिया। हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती। वादे सिर्फ वादे नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव के वक्त 5 गारंटियां दी थी। अभी से 1-1.5 घंटे बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी और उस पहली मीटिंग में ही सभी 5 गारंटियां कानून बन जाएंगी और आपको लाभ देने का काम शुरू हो जाएगा। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार बनने के बाद एक के बाद एक वादे पूरे होते हैं। एक साथ ही अपने वादे पूरे करने की यह पहली नजीर है। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। के शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे समेत 8 मंत्रियों को भी राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शपथ दिलाई। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾನು ಕಂಬದಳ್ಳಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ I, B.Z. Zamir Ahmad Khan, that I will fulfill and consider discharge my duties as a minister for the state. कार्यक्रम के आखिरी में राहुल गांधी मंच पर आए और कहा, हमने 5 वादे किए थे, वो कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही पूरे कर दिए जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे में ये कानून बन जाएंगे।
हमने आपसे 5 वायदे किए थे। पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। दूसरा वायदा अन्न भाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। 5वां वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, हम कहते हैं, हम कर दिखाते हैं। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। हम कहते हैं, हम कर दिखाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम विधानसभा पहुंचे और कैबिनेट की मीटिंग की। राहुल ने जिन 5 वादों की बात कही थी उस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने आदेश दे दिए हैं, हफ्ते भर में अगली मीटिंग होगी। उसमें राहुल गांधी जी के वादे मुताबिक इन 5 गारंटियों को लागू कर दिया जाएगा। कर्नाटक की नई सरकार के DK शिवकुमार इकलौते डिप्टी सीएम हैं। दलित नेता डॉक्टर जी परमेश्वर सहित 4 कैबिनेट मंत्री KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज और MB पाटिल को भी शपथ दिलाई गई। वहीं सतीश जारकिहोली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे पूर्व मंत्री प्रियंक खड़गे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान को राज्य मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सबसे अधिक तवज्जो दलितों को दी गई है। 8 में सबसे ज्यादा 3 मंत्री दलित हैं, तो साउथ कर्नाटक को भी इसमें अहमियत दी गई है। साउथ कर्नाटक में 5 मंत्री हैं, जबकि नॉर्थ से सिर्फ 3 हैं। मंत्रिमंडल में कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग को पेश किया है। सीएम सिद्धारमैया कुरुबा से तो डिप्टी सीएम DK शिवकुमार वोकलिंगा समुदाय से हैं। इनके अलावा डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा, प्रियंक खड़गे दलित हैं, तो सतीश जारकिहोली आदिवासी, MB पाटिल लिंगायत समुदाय से हैं, तो KG जॉर्ज क्रिश्चियन, जमीर अहमद खान मुस्लिम और रामालिंगा रेड्डी समुदाय से हैं। आगे कर्नाटक कैबिनेट में कुल 34 मंत्रियों को शामिल किया जाना है। अभी सिर्फ 8 को शामिल किया गया है। जिन मंत्रियों ने आज सीएम सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के साथ शपथ ली है वे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और आला कमान के साथ संपर्क में हैं। Namaskara. From my heart, I wish to thank all of you, the people of Karnataka, for giving the Congress Party such an historic mandate. This mandate is for a pro-people's government. This mandate is for a pro-poor government. It is a rejection of the politics of divisiveness and a rejection of corruption. I would like to reassure the people of Karnataka that the Congress government, which has been sworn in today, will stand by its commitment to implement the promises made to them. I am proud that the first cabinet meeting has already approved the immediate implementation of our 5 guarantees. The Congress Party remains committed to the prosperity, peace and progress of Karnataka. Jai Hind. सिद्धारमैया और DK शिवकुमार गुट के जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है, कर्नाटक की सरकार असल में विपक्षी उम्मीदों की सरकार है, जिसे गुप्त अंधेरे में टिमटिमाते दीपक की लौ की तरह देख सकते हैं। यह दीपक सुनहरी सुबह लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाया जा सके। इसमें राहुल गांधी का त्याग और तपस्या भी है, तो नीतीश कुमार की कोशिशें भी हैं। प्रियंका गांधी के आक्रामक भाषण और प्रचार भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आक्रामक दलित विद्वान लीडरशिप भी है, जो उम्मीदों को मजबूत करती है। जय हिंद।